हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को पूरा बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में CDP से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको बहुत मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। तो इसके लिए आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाते जाइए। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट की, सुपर टेट की, जूनियर एडेड वैकेंसी के लिए, KVS की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में CDP से क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है, इससे पहले हमने सब क्या पढ़ लिया, मनोविज्ञान क्या होती है, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या रहा, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय रहे, किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों बोलते हैं, हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, वृद्धि व विकास के सिद्धांत पढ़े, विकास की अवधारणा पढ़ा, वृद्धि और विकास क्या होती है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके उस सारे प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आपके विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, उसके बाद इन अवस्थाओं में जो विकास हो रहा होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना था विकास क्या होता है। विकास सतत रूप से, सतत का तात्पर्य क्या होता है, निरंतर रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है और कब से कब तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। तो इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं, विकास हमारा चलता है गर्भ से लेकर कब्र तक। मतलब बच्चे का, जैसे बच्चा गर्भ में आता है उसका विकास हो जाता है प्रारंभ, और कब तक चलता रहता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए विकास कैसी प्रक्रिया है, सतत रूप से निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और कब से कब तक होती है, गर्भ से लेकर कब्र तक। क्लियर, विकास आप समझ गए। अब विकास के हर अवस्था अलग अलग होती है। जैसे जब बच्चा क्या होता है, गर्भ में होता है तो अवस्था क्या होती है, गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गर्भावस्था का समय काल 9 माह 10 दिन होते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार ऑप्शन में क्या होता है, 9 माह ही देता है और बच्चे सिर्फ 9 माह लगा देते हैं। सामान्य बोलचाल के भाषा में आप 9 माह पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर देखेंगे ऑथेंटिक राइटर के अकॉर्डिंग गर्भावस्था का समय काल होता है 9 माह 10 दिन, या जिसे क्या कह सकते हैं 280 दिन। इसको याद करिएगा, दोनों में कोई भी देगा तो ऑप्शन में आपको यही टिक करना है। गर्भावस्था क्या होती है, एक छोटी सी कोशिका से भ्रूण बनने की जो प्रोसेस होती है, वही पूरी प्रक्रिया क्या होती है, गर्भावस्था में होती है। अब जैसे गर्भावस्था में विकास कैसे होता है, जैसे गर्भावस्था में उसके धीरे धीरे अंगों का विकास होता है। इसके अलावा गर्भावस्था में क्या होता है, जैसे गर्भ संस्कार होता है, तो गर्भावस्था में भी तो शिक्षा प्रदान की जाती है ना कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्राचीन वैदिक काल थे तो उस टाइम पे क्या होता था, गर्भ संस्कार होता था। जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसे रामायण, अलग अलग पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ के सुनने को बोलते थे। क्यों, ये प्रक्रिया क्या होती थी, गर्भ संस्कार। तो गर्भावस्था आपको क्लियर हुआ, एक छोटी सी कोशिका से भ्रूण बनने तक की जो प्रोसेस होती है, बच्चे के जन्म लेने से पूर्व का जो समय काल होता है वो क्या होता है, गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय काल कितना होता है, 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन। क्लियर,
कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी नेक्स्ट अवस्था क्या होती? सहसावस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी भी बोलते हैं। सहसावस्था क्या होती? बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या होती? सहसावस्था। इसके बाद क्या होती? फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? संधि काल की अवस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के मध्य क्या करता है? एक पुल, ब्रिज बनाने का काम करता है। किस अवस्था को कहते हैं? संधि काल की अवस्था, किशोरावस्था को। चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको विकास का सिद्धांत पढ़ाए थे, तब मैंने आपको क्या बताया था? विकास का जो क्रम होता है सबका असमान होता है, किसी का भी विकास बिल्कुल सेम नहीं होता। क्या होता है? क्रम असमान होता है। मतलब किसी का विकास तीव्र गति से हो रहा हो, किसी का विकास धीमी गति से हो रहा होता है, किसी का विकास सहसावस्था में बहुत तेजी हुआ, कभी कभी किसी बच्चे का सहसावस्था में विकास क्रम धीमा हो गया। लेकिन विकास का जो प्रतिमान होता है, प्रतिमान सबका समान होता है। अब आप कहेंगे मैम प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान, प्रतिमान का सरल शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें, प्रतिमान किसी चीज की एक प्रतिमा बनाने के लिए जो एक निर्धारण करते हैं, मतलब जो एक मॉडल होता है, वही आपका क्या होता है? प्रतिमान होता है। तो विकास का प्रतिमान कैसे समान होता है? देखिए कोई भी बच्चा हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, इंडिया के किसी स्टेट में हुआ हो, मतलब उस बच्चे का जन्म वर्ल्ड में कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन उसके विकास की अवस्थाएं सेम रहेंगी। बच्चा सबसे पहले जाएगा गर्भावस्था में, उसके बाद जाएगा बच्चा सहसावस्था में, उसके बाद जाएगा बच्चा बाल्यावस्था में, तब बच्चा जाएगा किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, फिर इसके बाद की अवस्था जाएगा ना ऐसे। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा इंडिया में जन्म हुआ वो पहले चला जाएगा युवावस्था में, फिर जाएगा गर्भावस्था में, फिर जाएगा किशोरावस्था में। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि विकास का प्रतिमान समान है। विकास की गति अलग हो सकती है कि किसी का विकास धीमा हो रहा है, किसी का विकास तेज हो रहा है, लेकिन विकास को समान है प्रतिमान। क्लियर? अब ये तो आपको समझ में आ गया कि विकास का प्रतिमान समान है, लेकिन विकास की जो गति है सबकी अलग अलग है। अब किसी भी चीज के होने का कोई ना कोई तो कारण होता है, फिर क्यों विकास की गति अलग अलग है? अब समझने की बात है कि विकास की गति क्यों अलग है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कारक क्या होता है? लिंग। लिंग एक बहुत बड़ा कारक होता है जो हमारे विकास को प्रभावित करता है। जैसे हमारे समाज में क्या होते हैं, कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पे बच्चे जैसे बात सुनते रहते हैं, धीरे धीरे वही सारी चीज़ें उसके माइंड में क्या होती हैं, घर कर लेती हैं, जिसे आप रूढ़िबद्धता कहते हैं। जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा हुआ लिंग एक सामाजिक संरचना, तो लिंग एक सामाजिक संरचना का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पे आप 2 पॉइंट और समझ लीजिएगा। जैसे आपसे पूछता है सेक्स, सेक्स क्या होता है? सेक्स आपका बायोलॉजिकल जैविक संरचना है, जबकि अगर जेंडर देगा, जेंडर क्या है? आपकी एक सामाजिक संरचना है कि हमारे समाज ने नियम बना दिए। जैसे हमारे समाज में कहते हैं लड़कियां घर के काम करेंगे, बायोलॉजिकली तो हमारी ऐसी कोई संरचना नहीं बनी कि लड़कियां सिर्फ घर के काम करेंगी, बाहर के काम नहीं कर सकती, लेकिन ये निर्धारण कौन कर देते हैं? समाज, कि लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़कियां सिर्फ टीचर बनेंगी, लड़कियां सिर्फ डॉक्टर बनेंगी, लड़कियां सिर्फ नर्स बनेंगी। ये सारी संरचनाएं कौन बना रहा है? हमारा समाज बना रहा है। बायोलॉजिकली तो हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं, हम सिर्फ नर्स बन सकते हैं, हम पुलिस क्यों नहीं बन सकते? ऐसा तो हमारी बायोलॉजिकली संरचना तो नहीं है कि हम पुलिस क्यों नहीं बन सकते, हम आर्मी में क्यों नहीं जा सकते, लड़कियां पायलट क्यों नहीं बन सकती, ऐसी कोई संरचना है नहीं। तो लिंग एक सामाजिक संरचना है, इससे भी हमारा विकास प्रभावित होता है। कि जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, कह देते हैं लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। ये लड़कों के साथ होता है कि जैसे लड़के रोते हैं तो क्या बोला जाता है? लड़के रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते? ये क्या एक सामाजिक संरचना बना दी, रूढ़ियाँ बना दी। लड़कों के अंदर भी वही इमोशंस हैं। हमारे इमोशंस, संवेग के बारे में किसने बताया था?
मैकडूगल ने 14 मूल संवेग बताए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसने बताया था? मैकडूगल ने 14 मूल संवेग। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक संवेग के साथ क्या होता है? मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। जब लड़कों के अंदर भी सेम इमोशन है, गर्ल्स में भी सेम इमोशन है, तो लड़के क्यों नहीं रो सकते? तो लड़कियां रो नहीं सकती। ये क्या एक सामाजिक संरचना है। समाज में बोलते बोलते एक रूढ़ि बनी गई है, रूढ़िबद्ध धारणा है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो बच्चे सुनते हैं तो उनके मन में क्या होता है? इफेक्ट होने लगता है। जैसे बहुत सारी बुक्स में पहले क्या था, अब तो काफ़ी चेंज हो रहा है, कि जैसे लड़की को दिखाते थे कि लड़की घर के काम कर रही है, या मम्मी को दिखाते थे कि मम्मी क्या कर रही, खाना बना रही, पापा बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं, पापा आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये धीरे धीरे उसके व्यक्ति के मन में एक धारणा बनने लगती है कि मम्मी का काम है खाना बनाना, पापा का काम है आके टीवी देखना, आके न्यूज़पेपर पढ़ना। तो ये क्या हो रहा है? धारणा। धीरे धीरे विकास के क्रम में हमारे निर्धारण हो जाता है कि बच्चों के मन में भी वैसी धारणा बन जाती है। तो विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है लिंग, और बहुत बार बच्चे लिंग को ध्यान में रखते ही नहीं है। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले टॉपिक पे लिया, ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। इससे आपको दो चीजें समझ में आई, एक तो जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक को तो याद ही कर लीजिएगा, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? आपका पोषण। आपको किस तरीके का पोषण मिल रहा है, कैसे? जैसे विकास में क्या होता है, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती है, हमारे शरीर में कौन कौन सी जैविक क्रिया होती है? जैसे होती है पाचन, जैसे होती है हमारी श्वसन, जैसे होती है उत्सर्जन। ये सब क्या जैविक क्रियाएं। इन जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए हमें क्या होता है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन के मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, जल, खनिज लवण, फाइबर्स। इसको लिख भी लीजिएगा, ये भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। हर पोषक तत्व की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसको लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, वही हमारी ऊर्जा होती है। तो हम काम कर सकें, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से अपनी क्रियाएं कर सकते हैं, इसके लिए एनर्जी में कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो क्लियर हो गया? पोषक तत्व आपको समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। इसके बाद होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपका क्या करता है? जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के क्षय व मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे सेल का निर्माण होता है, सेल का डेवलपमेंट होता है, इस सब में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी प्रोटीन की। क्लियर? अगर जैसे आपने देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन शेक क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे उनकी कोशिकाओं का विभाजन और मरम्मत आसानी से हो पाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व होता है फैट। फैट क्या करता है? त्वचा के ऊपर एक परत बना देता है, जिससे हमारे आघातों से रक्षा करता है। इसके अलावा क्या करता है? फैट ऊर्जा भी प्रदान करता है। फैट हो गया। इसके बाद विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? जो रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जल क्या करता है? जल हमें भोजन के पाचन में सहायक होता है। जल से हमें एनर्जी एक भी नहीं मिलती है, लेकिन जल भोजन के पाचन में सहायक होता है। खनिज लवण, जैसे आयोडीन होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है, इन सब की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। जैसे आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम, जैसे कैल्शियम के अधिक से क्या होता है? कठोरता होती है। जैसे हमारे दांत, हमारी अस्थियां कठोर होती है ना, तो कैसे होती है? कैल्शियम की उपस्थिति के कारण। तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? दांत होता है। इसलिए दांत में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दांत में कितने परसेंट कैल्शियम पाया जाता है? 92% कैल्शियम। ये जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीपी की क्लास है, ये क्लास आपको शिक्षक बनाएगी। टीचर बनने का अगर आपका सपना है तो इस क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे साइंस के बीच जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे पोषक तत्व थे, तो मैंने आपको यही समझा रही हूँ। अगर आपको टीचिंग एग्जाम को क्रैक करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना होगा, क्योंकि इसमें हम हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ये समझ के अब चलिए आगे देखते हैं। इसलिए क्या होता है कि जैसे पोषण, हमें उचित पोषक तत्व मिल रहे हैं तो हमारा विकास उचित रूप से होगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लम एरिया में, बस्ती वगैरह में, ऐसे जगहों पे, या अपने फुटपाथ पे देखा होगा बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो उन्हें क्या होता है, पूरे पोषक तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें क्या होता है बेसिक नीड जो उनका भोजन होता है वही नहीं मिल पाता। तो इन बच्चों का विकास क्रम क्या होगा, कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा, क्योंकि हमें सबको पोषक तत्व तो चाहिए, कभी ना कभी प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, जल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। तो इस कारण क्या होता है, पोषण भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। एक ऐसा बच्चा है जिससे क्या हो रहा है, उचित रूप से सारे पोषण मिल रहे हैं, एक बच्चे को उचित रूप से पोषक तत्व नहीं मिल रहे, तो दोनों के विकास में क्या होगा, अंतर। तो लिंग और पोषण दोनों विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अधिगम, सीखने का स्तर। जैसे किसी बच्चे को टीचिंग क्लासेस मिल रही है, एग्जाम, जैसे आप मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास अच्छे रिसोर्स हैं, आपके पास फ़ोन है, यूट्यूब है, उसमें नेट है, उसमें आप जाके लेट स्टार्ट स्टडी को सर्च करके क्लासेस देख रहे हैं, रेगुलर वेब पे नोट्स बना रहे हैं। तो आपके पास क्या अधिगम के रिसोर्स उपलब्ध है। एक ऐसा बच्चा है जिसके पास फ़ोन नहीं है, नेट नहीं है, वो कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, नोट्स नहीं बना पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका विकास प्रभावित होगा, क्योंकि आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका जो भी एग्जाम होगा क्वालिफाई होगा। क्यों, क्योंकि आपको ऐसा वातावरण मिल रहा है, ऐसा माहौल मिल रहा है कि आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं। तो अधिगम भी क्या करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्या होता है, आयु। आयु कैसे प्रभावित करता है, जैसे आप पीजी में थे, ठीक है, आप पीजी के क्लास में अगर आपको सीडीपी पढ़ाई जाती तो आपको समझ में आती। आज जो सीडीपी आपको इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ रही, यही सीडीपी अगर आपको पीजी क्लास में पढ़ाई जाती तो आपको क्या सीडीपी समझ में आती, आप कहते बिल्कुल नहीं आती। क्यों, तो आपसे बोला जाता आप तो सीखने के लिए तत्पर ही नहीं हो, आप तो सीखने ही नहीं चाहते। आप बोलो कि नहीं ऐसा तो नहीं था। हमारी आयु का निर्धारण भी होता है, क्योंकि हमारी आयु, हमारा आईक्यू किस स्तर पर कितना डेवलप होगा उसी अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे अंदर होती है मूर्त चिंतन की योग्यता, हमें जो दिखता है हम सिर्फ उसी के बारे में सोच पाते हैं, हमारे अंदर नहीं होती अमूर्त चिंतन की योग्यता। जब हमसे बोला जाता है कि बालक का विकास, हम खुद ही बहुत छोटे बच्चे थे तो हम कैसे समझ पाते बालक का विकास कैसे हो रहा है, कैसे समझ पाते बालिका का विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारी आईक्यू, हमारी आयु के अकॉर्डिंग बहुत कम था, हमारा उस टाइम पे आईक्यू इतना डेवलप नहीं था, हमारे अंदर थी सिर्फ मूर्त चिंतन की योग्यता। इसीलिए जब पीजी में होते तो हमें क्या सिखाया जाता है, का से कबूतर। अब एक पॉइंट समझिए, बच्चे को का से कबूतर ही क्यों सिखाया गया, का से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्यों नहीं सिखाते, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है, संबंध स्थापित करना होता है। संबंध कैसे स्थापित करेंगे, बच्चा जिन चीज़ों को जानता है, अगर आप बच्चे को सिर्फ याद करवा देंगे का, तो हो सकता है बच्चा भूल जाए, क्योंकि का उसके लिए सिर्फ एक शब्द है। लेकिन जब बच्चे को आपने याद कराया का से कबूतर, तो उसे याद है उसके घर के आसपास जो उड़ने वाला पक्षी होता है वही होता है कबूतर। तो जैसे वो कबूतर को देखेगा उसके मन में तुरंत आएगा का से कबूतर। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका संबंध स्थापित करवाते हैं। क्लियर, ये पॉइंट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट पे जब आप शिक्षण कौशल का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। शिक्षण कौशल में सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, लेकिन अभी भी आप समझते जाइए। इसलिए कुछ भी हो जाए आपको इस क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि क्लास शिक्षक बनने के सपने को जरूर पूरा करेगी और आपको हर हाल में मेहनत करनी है। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की एक एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। इतनी मेहनत करनी है। आपके जो पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा, उनसे कहना है हमें करके दिखलाना है।
गवर्नमेंट जॉब लेके दिखानी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो हर हाल में आपको मेहनत करनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? बुद्धि, आईक्यू। हमारा आईक्यू लेवल भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इतने से इतने का बच्चा प्रतिभाशाली होता है, इतने बच्चे का सामान्य होता है, 90 जिसका आईक्यू होता है बच्चा कैसा होता है? सामान्य होता है। तो अगर कोई बच्चा का आईक्यू बहुत कम है तो क्या उसे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा सकते हैं? ऐसी चीज़ें समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। आपके एनसीईआरटी में कहा भी गया है कि जो बच्चों का आईक्यू बहुत कम है उन्हें हमें शिक्षा कैसे देनी? ऐसी शिक्षा जिनमें उन्हें इंटरेस्ट हो, उन्हें शिल्प कला पे या ऐसी चीज़ें जिसपे उसे इंटरेस्ट हो वो चीज़ें सिखानी है। तो आईक्यू भी क्या करता है? आपके विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्या होता है? वातावरण। वातावरण विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है कि जैसा आपको वातावरण मिलता है वैसे क्या होता है? आपका विकास होता है। आपके आसपास का वातावरण अच्छा है, आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल भेजा, सारे रिसोर्स उपलब्ध कराए, आपको उचित पोषण दिया, तो आपका विकास अच्छा होगा ना उस बच्चे की अपेक्षा जिसको रिसोर्स नहीं मिलते, जिसने विद्यालय नहीं गया, जिसे उचित पोषण नहीं मिला। तो वातावरण की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोषण तो आप समझ चुके हैं क्या था। नेक्स्ट क्या होता है? परिवेशीय संसाधन। हमारे परिवेश का संसाधन कैसे हैं इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे क्या होता है? एक अच्छी कोचिंग फैकल्टी उपलब्ध ही नहीं है। वो कोचिंग वाला वो खुद ऐसा कोचिंग वाला है जिसका खुद के एग्जाम नहीं क्वालिफाई, वो आपको पढ़ा रहा है। सोचिए क्या आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसे एक्सपीरियंस है किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके का वो। तो अगर आपके आसपास ऐसे परिवेश संसाधन ही नहीं है जहाँ से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैटर नहीं मिल रहा है, बुक नहीं मिल रही, लेक्चर्स नहीं मिल रहे, तो ये भी आपके विकास को प्रभावित करता है कि नहीं? इसलिए परिवेशीय संसाधन भी क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? स्वास्थ्य। अगर आप जैसे मान लीजिए आज आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रही है, लेकिन कल ऐसा हो कि आप क्लास यही मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन कल आपके सिर में बहुत दर्द है या आपको कल है फीवर, तो मैं कितनी भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें ना टीचर की गलती है ना आपके बच्चे की गलती है, लेकिन जब बच्चे का स्वास्थ्य नहीं सही है तो कैसे ध्यान लगाए? इसलिए स्वास्थ्य भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। थकान, अनिच्छा, इसीलिए हमें शिक्षण करते समय बच्चे के स्वास्थ्य, उसकी इच्छा, उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, इन सब का ध्यान रखना होता है। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप चलिए एक छोटा सा टॉपिक है गत्यात्मक कौशल, इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गत्यात्मक कौशल, गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आपके दो कौशल आते हैं, एक होता है स्थूल गतिक कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं और सूक्ष्म को फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल का तात्पर्य होता है वो गतिक कौशल जिसको करने में आपको बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, उससे क्या बोलते हैं? स्थूल गतिक कौशल। अब अगला आपका क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे यहाँ पे आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करने के लिए आपको हाथ पैर दोनों की मांसपेशियों की आवश्यकता हो रही है ना, तो कैसा है? स्थूल गतिक कौशल। अब जैसे ये देख लीजिए सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? वे गतिक कौशल जिसको करने के लिए आपको क्या होता है? बहुत बारीक छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। जैसे ये आप पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करने के लिए आपको सिर्फ क्या हो रहा है? उंगलियों की आवश्यकता पड़ रही, तो ये आपका क्या? सूक्ष्म गतिक कौशल। आप कोई सिलाई कर रहे हैं, आप कोई कढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या है? आपका सूक्ष्म गतिक कौशल है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या होता है? आपको छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, जबकि स्थूल गतिक कौशल में बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। अगर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गत्यात्मक कौशल किस विकास के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपको विकास के आयाम या क्षेत्र बताए थे ना, तो गत्यात्मक कौशल शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए उनको तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पॉइंट पूछे गए, इसीलिए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है।
अब विकास और अधिगम में संबंध कैसा होता है? अधिगम व विकास दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। कहीं ना कहीं जब आप चीजें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है ना। आज आप सीडीपी को सीख रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब धीरे धीरे कोई आपको बोलेगा इस टॉपिक को आप पढ़ा सकते हैं, आप बोलेंगे यस मैं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे तैयार है। तो कहीं ना कहीं आपका विकास भी होता है जब आप अधिगम करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने विकास के क्या पक्ष होते हैं, विकास को प्रभावित करने के कारक क्या होते हैं, अवस्थाएं क्या होते हैं। अब इन अवस्थाओं को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे टॉपिक के नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे क्लासेस देखिए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो सारी क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिविजन कीजिए। अगर आप सीटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में सबकी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सारे वीडियो को देखते जाइए। यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, जूनियर एडिट की क्लासेस आएंगी बहुत जल्द। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर की क्लास दी जा रही है, उन सारी क्लासेस को देखते जाइए, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिविजन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।